क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या इसकी कोई सीमा है? और अगर है तो वहां जाकर आप क्या देखेंगे? आज हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत 14 अरब साल पहले हुई थी और तब से यह लगातार फैल रहा है। लेकिन जो कुछ फैल रहा है उसकी एक सीमा भी होनी चाहिए, है ना? खैर, कुछ हद तक है। सूचना प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। इसका मतलब हम केवल उन्हीं हिस्सों को देख सकते हैं जिनकी रोशनी पिछले 14 अरब सालों में हम तक पहुंची है। जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो जो हमें दिखता है वह हमारे केंद्रित एक गोला है, प्रेक्षणीय ब्रह्मांड। लेकिन बात थोड़ी और जटिल हो जाती है क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है। हम जानते हैं कि सबसे दूर की चीजें जिनकी रोशनी हम देख सकते हैं अभी वास्तव में हमसे 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड का त्रिज्या 42 अरब प्रकाश वर्ष है। इसमें लगभग 200 अरब आकाश गंगाएं हैं जिनमें से हर एक में सैकड़ों अरब तारे हैं। तो हमारे लिए एक सीमा है। हम अतीत को देख रहे हैं जब तक कि अतीत समाप्त न हो जाए। यह किनारा असल में समय का किनारा है, एक तरह से अर्थहीन। असली ब्रह्मांड निश्चित रूप से हमारी नजर से बड़ा है, पर यह कितना बड़ा है? दो विकल्प हैं, या तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा पर सीमित है, या यह वास्तव में अनंत है। एक सीमित ब्रह्मांड का मतलब है कि अगर आप इसे आइसक्रीम से भरना चाहें तो भर सकते हैं। बहुत सारी चाहिए, पर मात्रा सीमित होगी। लेकिन इससे अजीब समस्या पैदा होती है। ऐसा ब्रह्मांड एक किनारा होना चाहिए, एक कॉस्मिक दीवार जहां स्थान खत्म हो जाता है। और अगर एक किनारा है तो उसके बाहर कुछ होना चाहिए। पर परिभाषा के अनुसार ब्रह्मांड ही सब कुछ है। तो सब कुछ के बाहर कोई चीज कैसे हो सकती है? क्या सबके बाहर होने का विचार ही मायने रखता है? लेकिन बेशक एक फिजिक्स हैक है। आप ऐसा ब्रह्मांड रख सकते हैं जिसका कोई बॉर्डर ना हो, पर जिसे सीमित मात्रा में आइसक्रीम से भरा जा सके। अगर ब्रह्मांड वास्तव में सीमित हो तो एक संतरा और एक बहुत छोटी चींटी की कल्पना करें। चींटी सिर्फ छाल का एक छोटा हिस्सा ही देख सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हम ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देख पाते हैं। लेकिन अगर चींटी चलना शुरू कर दे तो वह अंततः पूरे संतरे के चारों ओर घूमकर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगी। तो संतरे की सतह अनंत नहीं है, पर उसका कोई किनारा नहीं होता। ब्रह्मांड संतरे की छाल जैसा नहीं है, पर यह बहुत मिलता जुलता हो सकता है। गोलाकार की जगह यह एक हाइपरस्फीयर हो सकता है, जहां त्रिआयामी अंतरिक्ष अपने ऊपर मुड़ता है, जिसे आपकी मानसिक कल्पना करना मुश्किल है। मुद्दा यही है, हाइपरस्फीयर का न कोई बॉर्डर है और न कोई बाहर। हमारी मानव चींटी नजरिए से हमारा सारा त्रिआयामी अंतरिक्ष संतरे की छाल की तरह है। अगर आप एक अंतरिक्ष यान में सीधी रेखा में उड़ते तो अंततः आप पृथ्वी पर वापस लौट आते। ये सब कैसे समझ में आता है? असली भौतिकी मुश्किल है, इसलिए हमें इसे सरल करके थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन सरल शब्दों में यह सब गुरुत्वाकर्षण में सिमटता है। द्रव्यमान स्पेस टाइम को मोड़ता है। यह वक्रता वहीं सबसे तीव्र होती है जहां द्रव्यमान है, पर यह धीरे धीरे अनंत तक फैलती है, जैसे स्पेस टाइम के कपड़े में हल्की तनावट। यह पूरा ब्रह्मांड इस तरह मुड़ सकता है कि यह अपने ऊपर झुककर वापस आ जाए, और तब यह हाइपरस्फीयर बन जाता है। अगर यह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपके साथ हैं। अगर ब्रह्मांड हाइपरस्फीयर है तो हम इसकी कितनी बड़ी होने का पता कैसे लगाएंगे? पृथ्वी पर हम चीजों को क्षितिज के नीचे गायब होते देखते हैं, और यही हमें पृथ्वी का आकार नापने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सीमा खोजने की कोशिश की, पर उन्हें कोई वक्रता का संकेत नहीं मिला। इसका मतलब अगर ब्रह्मांड एक हाइपरस्फीयर है तो वह इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारी नजर में हम एक समतल सतह पर ही रह रहे हों। इसके लिए हाइपरस्फेरिक ब्रह्मांड हमारे अवलोकनीय हिस्से से कम 1000 गुना बड़ा होना चाहिए। यह 1 ट्रिलियन गुना भी बड़ा हो सकता है, पर छोटा नहीं। कुछ वैज्ञानिकों को यह सब बहुत सीधे साधे लगा और उन्होंने एक ज्यादा अजीब विकल्प सुझाया। ब्रह्मांड एक डोनट की फ्रॉस्टिंग जैसा हो सकता है, एक हाइपर डोनट, जिसे आपके दिमाग से कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इसका भी मतलब है अगर आप सीधी रेखा में यात्रा करें तो आप अपने शुरुआती स्थान पर वापस आ जाएंगे, पर मजेदार जटिलताओं के साथ। हाइपरडोनट ब्रह्मांड में हर दिशा में पदार्थ की समान मात्रा नहीं होती।
अगर दो अंतरिक्षयान अलग दिशाओं में उड़े तो एक बहुत पहले वापस आ सकता है। इसका मतलब दूर की आकाश गंगाओं की रोशनी एक प्रकार के कॉस्मिक दर्पण प्रभाव में मजेदार और उलझाने वाले तरीके से व्यवहार करेगी। हम दूर की चीजों को दो जगहों पर देख सकते हैं और वह भी अलग अलग समयों में, क्योंकि उसकी रोशनी एक दिशा में दूसरी से बहुत ज्यादा समय ले सकती है। आप सामने एक तारे का जन्म देख सकते हैं और आकाश के विपरीत ओर उसी तारे का मृत्यु भी देख सकते हैं। ऐसा हाइपर डोनट ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? इसकी अजीब ज्यामिति की वजह से यह असल में सबसे छोटा संभव ब्रह्मांड माना जा सकता है। संभावित रूप से यह केवल हमारे प्रेक्षणीय ब्रह्मांड से कुछ गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन यह बहुत बहुत बड़ा भी हो सकता है। हमें नहीं पता। ठीक है, सीमित ब्रह्मांड के बारे में इतना ही, पर क्या होगा अगर यह वास्तव में अनंत हो और स्थान अनंत तक फैलता रहे? वह कैसा होगा? अगर ब्रह्मांड सचमुच अनंत हो तो वास्तव में अधिकांश वैज्ञानिक जो ब्रह्मोलोमिक मॉडल इस्तेमाल करते हैं वह एक अनंत ब्रह्मांड का वर्णन करता है। हम इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे प्रेक्षणीय हिस्से के भीतर की गणनाओं के लिए करते हैं, पर अगर इसे शाब्दिक लिया जाए तो यह एक अनंत ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करता है। एक अनंत ब्रह्मांड ठीक वैसे ही अनंत तक चलता रहता है, कहीं कोई सीमा नहीं। इसे दिमाग से समझ पाना कठिन है। जहां भी आप देखें, हर दिशा में और भी अधिक चीजें मिलती हैं। यह हमारे दिमाग को कुछ वजहों से थोड़ा परेशान कर देता है। सबसे पहले, अगर ब्रह्मांड अनंत है, क्या वह शाश्वत है और हमेशा से मौजूद रहा है? क्या ऐसा कोई समय था जब हर जगह कुछ भी नहीं था और फिर हर जगह कुछ हो गया? अच्छा, हम नहीं जानते, लेकिन बिग बैंग के बहुत से सबूत हैं। इसलिए लगता है कि ब्रह्मांड किसी न किसी समय अतीत में शुरू हुआ था। पर रुको, बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड फैल रहा है। फिर एक ऐसी वस्तु जो हर जगह है, वह और बड़ी कैसे हो सकती है? ब्रह्मांडीय विस्तार का मतलब बस यही है कि समय के साथ गैलेक्सियों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। यहां तक कि अनंत स्थान भी बड़ा हो सकता है। असीमता के विरोधाभासों में आपका स्वागत है। अनंत और भी अजीब हो जाता है। जब आप अपने अंतरिक्षयान से सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप नई आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, नए चमत्कार, अजीब चीजें, शायद नए एलियंस और कल्पना से भी अजीब जीवन रूप पाएंगे। लेकिन लंबे समय बाद आप ब्रह्मांड की सबसे खास चीज पा सकते हैं, आप ही की एक बिल्कुल समान प्रतिलिपि जो अभी यह वीडियो देख रही है। यह कैसे हो सकता है? असल में सब कुछ सीमित प्रकार के अलग अलग कणों से बना है और सीमित कणों को केवल सीमित तरीकों से जोड़ा जा सकता है। वह संख्या इतनी बड़ी लग सकती है कि हमारे दिमाग को यह अनंत जैसा लगे, पर वास्तव में यह अनंत नहीं है। यदि चीजें बनाने के विकल्प सीमित हैं पर स्थान अनंत है और हर दिशा में भरा हुआ है, तो शुद्ध संयोग से पुनरावृत्ति होना समझ में आता है। हालांकि केवल इसलिए कि कुछ संभव है, जरूरी नहीं कि वह वास्तव में हो। शायद ब्रह्मांड अनंत है पर केवल उबाऊ चीजें ही बार बार दोहराती रहती हैं। शायद वास्तव में केवल एक ही आप हैं। पर यदि भौतिकी के नियम हर जगह एक जैसे हैं, तो दूर कहीं गैस से तारे और ग्रह बन सकते हैं, जहां रसायन से प्रारंभिक आनुवंशिक जानकारी उभरती है और वह कोशिकाओं, जानवरों और अंततः ऐसे बंधु बंदर तक पहुंच सकती है जो ऑनलाइन वीडियो बनाना सीख ले। यह कम से कम एक बार हुआ है, इसलिए संभावना शून्य नहीं है। भले ही किसी के बिल्कुल समान होने की संभावना लगभग शून्य हो, अनंत ब्रह्मांड में लगभग शून्य भी एक बहुत बड़ी संख्या है। दुर्भाग्यवश आप कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग शून्य का अर्थ बेहद ही कम संभावना है। पृथ्वी जैसा अब है, इतनी असंभव है कि दूसरी बिल्कुल समान पृथ्वी खोजने के लिए आपको अविश्वसनीय दूरी पार करनी पड़ेगी। लगभग 10 और 10 गुना अवलोकनीय ब्रह्मांड, इतना दूर कि वह हमेशा दूर जैसा है। फिर भी एक सचमुच अनंत ब्रह्मांड में कणों के हर संयोजन का सिर्फ एक बार होने के बजाय अनंत बार होना भी तर्कसंगत है। ठीक है, अब रुकने का समय है। ये परिदृश्य कागज पर संभव है, पर हम विज्ञान दर्शन में आ गए हैं। फिलहाल इन विचारों में से कोई भी परीक्षण योग्य या प्रमाणित नहीं है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। हमारे लिए वास्तविकता यह है
कि ब्रह्मांड सीमित है और इसका एक किनारा है और हम उस किनारे को देख सकते हैं, समय में वह किनारा। हम जिन चीजों के साथ बातचीत कर सकते हैं वे सब प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के भीतर हैं और शायद यह हमेशा सच रहेगा। यदि यह सीमित ब्रह्मांड आपको छोटा लगे तो भी यह हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के सारे सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है, हम सबके लिए पर्याप्त रूप से अनंत। हालांकि हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड अनंत है।